स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पूरा फुल ईडी और यूपी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट। सभी लोग एक बार पहले शेयर कर दीजिए और सभी लोग एक बार ऑनलाइन हमसे जुड़ जाइएगा और हम लोग आज चर्चा करेंगे ओवरऑल रीजनिंग पे, हर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी लोग पहले एक बार शेयर कर दीजिएगा अच्छे से और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, देखते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करें, फिर हम क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोगों की ये क्लास आपका हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेगुलर क्लास आपको मिल पाए। एसएससी जीडी का जो भी बचा हुआ अभी एग्जाम है और इस यूपी कांस्टेबल के लिए आपकी फुल क्लास हम लोग जल्दी लेके आएंगे इसी चैनल पे शिव शक्ति के ऑनलाइन स्टडी हब में। चलिएगा, आज हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी का फुल प्रैक्टिस सेट। इसमें आपके जो कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट जैसे जो भी चैप्टर हैं, जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग एक बार जुड़ जाइएगा। चलिएगा, चलिएगा, सभी लोग जुड़ जाइएगा। प्रीति यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शैलेश राजपूत, प्रणाम भैया। गौरव जी को प्रणाम, राम राम। और स्नेहा, सभी को गुड इवनिंग। शिवम सिंह, राम राम भैया, राम राम। और सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें, जिससे हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आपको ऐसी क्लासें, बेहतरीन क्लासें आपको उपलब्ध कराएं। सभी लोग एक बार जरूर शेयर करो और ये जो है आपकी क्लास हम लोग प्रयास करेंगे कि रेगुलर आपको मिलती रहे इसी चैनल पे। चलिएगा, हम पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं और पहला प्रश्न आपको लगाते हैं। पहला प्रश्न आपका जो है वो आपका चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से जो आपका क्वेश्चन आता है वहां से हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स से कैसा प्रश्न आपका रहेगा। आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, एक बार स्लाइड पे देख लीजिएगा और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन मैट्रिक्स से पूछे गए हैं। ईस्ट और लेग का हमें कंप्लीट कोड बताना है। ईस्ट और लेग का हमें कंप्लीट कोड बताना। सभी लोग एक बार अपना अपना आंसर कर दीजिएगा। चलिएगा, आंसर करिएगा सभी लोग। और क्लास को शेयर भी करते रहिएगा सभी लोग। आंसर भी करो, क्लास को शेयर करते रहो सभी लोग। ए आंसर आ रहा है काफी लोगों का, और भी आंसर करिएगा सभी लोग। स्नेहा जी का आ रहा है ए ऑप्शन। सोनाली मिश्रा का आ रहा है सी ऑप्शन। चलिएगा, अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेके कि इस क्वेश्चन में कंडीशंस आपको जो दी जाएंगी उससे आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इसके बारे में रो और कॉलम का ज्ञान होना चाहिए। जो हमारे रो और कॉलम होते हैं, सबसे पहले हम लोग रो और कॉलम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रो कॉलम से आपको याद करना है। देखिएगा क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका लिखा है ईस्ट। आपका जो ईस्ट है, तो हमारा जो टी है, टी का कोड क्या होगा आपका। अगर हम बात करें इसके लिए, जो हमारी ट्रिक रहेगी वो ट्रिक रहेगी कि फर्स्ट को रो से और सेकेंड को कॉलम से लेना है। फर्स्ट को रो से और सेकेंड को कॉलम से लेना है। इस तरीके से बात करते हैं, जैसे कि आपका लिखा है 0-4, तो क्या करना, इन्हीं ऑप्शन के ऊपर सेट कर लेना। जैसे कि बात करें आप, और क्वेश्चन को हमेशा पीछे से सॉल्व करना है।
याद रखना कि इस टाइप के कैटेगरीज के जो भी प्रश्न होंगे हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये आपके रो वाले रहे नंबर्स और इधर्स वाले आपके जो कॉलम के नंबर्स हैं। जैसे कि मैं टी का देखूं, अगर मैं आपका पहला प्रश्न देखूं तो इसका थोड़ा डीपली सॉल्यूशन देखते हैं। टी का कोड फर्स्ट का रो से, सेकेंड का कॉलम से, तो टी का एक कंप्लीट कोड आपका बना 10। इस तरीके से आप टी का भी डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टी का कोड 04 है, अब 04 को 0 वाली रो में और 4 वाले कॉलम पे आए तो हमें कोड मिला एच का। किसका मिला? एच का। जबकि साथियों हमें कोड चाहिए टी का, तो 04 वो है, टी का कोड नहीं होगा। इस ऑप्शन को हमने सेट किया तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अब इसी तरीके से इसी ऑप्शन के ऊपर हम यहाँ पे इस रखते हैं, इस ऑप्शन के ऊपर अगर इस शब्द को रखा मैंने, तो अब टी का कोड आपको देखना है क्या 11 होगा, यानी फर्स्ट वाली रो से और फर्स्ट वाले कॉलम पे, फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाले कॉलम पे जब आए तब हमें मिला 11 कोड एच का है, जबकि हमारे पास चाहिए किसका? टी का। तो 11 कोड जब एच का है तो ये भी ऑप्शन आपने क्रॉस कर दिया, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं कि 03, यानी कि 0 वाली रो में और 3 वाले कॉलम पे, यहाँ पे टी मिलता है, यानी कि 03 हमारा आंसर हो सकता है। अब बात करते हैं 10, 1 वाली रो में और 0 वाले कॉलम पे, यहाँ भी टी मिलता है, तो आपका ये भी ऑप्शन हो सकता है। अभी आपने देखा दो ऑप्शन आपके क्रॉस हो गए। अब हम लोग जब हमारे दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ये किसी रेयर केस में होगा जब आपके पास दो दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं, अन्यथा आपका ऐसे ही फर्स्ट को ही चेक करने पर आंसर आ जाता है। चलिएगा कोई बात नहीं, एस का कोड चेक कर लेते हैं कि यस क्या हमारा 14 होगा, यानी कि 1 वाली रो में और 4 वाले कॉलम पे, 1 वाली रो में और 4 वाले कॉलम पे क्या आएगा? यस आएगा। तो ये हमारा आंसर एस का है। चलिएगा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्या यस का कोड 21 है? तो 2 वाली रो में और 1 वाले कॉलम पे यहाँ भी 21 है, ये भी हो गया। तो बढ़ लेंगे ए के लिए, ए का कोड 32 या ए का कोड 12, 1 वाली रो में और 2 वाले कॉलम पे यहाँ पे आपको मिला ए, यानी कि 12 सही है। अब 32 के लिए देखो, 3 वाली रो में और 2 वाले कॉलम पे क्या मिला? ई। और जबकि हमें चाहिए किसका कोड? यहाँ पे हमें चाहिए ए का कोड। अब 3 वाली रो में 2 वाले कॉलम पे ई मिलता और कोड हमें ए का चाहिए, तो 32 तो हमारा आंसर नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन बचा है सी, जो कि आपका परम सत्य आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन दिया था उनका बिल्कुल सही है, बाकी सभी लोगों का भाई गलत है। ए वाले काफी लोग हैं, तो भी ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ए नंबर आपका सॉरी सी नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। सी नंबर ऑप्शन दे रहे थे, सी नंबर ऑप्शन में था। अदरवाइज आप ई का भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई का आप ऐसे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ई का कोड जैसे 13 दिया, तो ई का कोड आप 13 चेक करने की जब ऑप्शन आप रिमूव कर देंगे, 3 ऑप्शन कट हो चुके, तो आप वहीं पे क्वेश्चन छोड़ देंगे, जो बचा है वही आपका आंसर है। जैसे का आप दूसरा क्वेश्चन भी इसमें देख पा रहे हो, तो दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें कि जो दूसरे नंबर का प्रश्न भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है इसके बारे में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है तो इसके बारे में यहाँ पे आपसे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, जैसे यहाँ पे लिखा लेग, लेग का कोड क्या होगा? लेग का कोड हमें बताना है। अब देखिएगा लेग का कोड क्या होगा? LAKE, इसका कोड आपको बताना है। अब हमने आपको बताया कि ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन को देखना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इसके कोड देख सकते हो। चलिए चालू करो, चलिएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा लेग का कोड दिखना है, तो लेग के लिए आपका कोड क्या होगा? वही जो आपको ट्रिक अभी मैंने डिस्कस करी है कि फर्स्ट को रो से और सेकेंड को कॉलम से लेना है। जैसे कि ई का कोड हम चेक करेंगे, ई का कोड या तो आपका 44 होगा, या तो ई का कोड 12 होगा, या तो ई का कोड 40 होगा, या तो ई का कोड यहाँ पे लिखा है कितना 311 नहीं होगा, सिर्फ 11 दिन देख लेते हैं। चलिएगा,
तो 44 की बात करते हैं, क्या ई का कोड 44 है? तो हम लोग यहाँ से बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये थोड़ा रब कर लेते हैं तो अब आपको दिखेगा, देखिएगा जो ई का कोड है क्या 44 है। तो आप 4 वाली रो में आए और 4 वाले कॉलम पे आए तो क्या मिला? ई मिला। तो अभी तो भाई ये ई का कोड 44 आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करते हैं क्या ई का कोड 40 है? तो 4 वाली रो में आए, 4 वाली रो में और 0 वाले कॉलम पे आपको क्या मिलता है? एस मिलता है। 40 कोड किसका हो गया? तो 40 कोड आपका हो गया एस का, जबकि हमें कोड किसका चाहिए? ई का कोड चाहिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में, क्या 12 कोड है ई का? तो 12 कोड देखते हैं, 1 वाली रो में और 3 वाले कॉलम पे क्या मिला? ए मिला। तो 12 कोड किसका हो गया? 12 कोड हो गया ए का, और जबकि हमें ई का कोड चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। अब बात करते, मैंने कहा यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, 11 को रखिएगा सिर्फ। तो हमने देखा 1 वाली रो में और 1 वाले कॉलम पे क्या मिला? एच मिला, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। इस तरीके से आपके आंसर गलत हो जाते हैं, ऑप्शन सिर्फ ए बचता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स का ये पोर्शन समझ में आया होगा। हम लोग जल्दी इस चैप्टर पे फुल आपको चैप्टर लेके आएंगे और इसकी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको अगले प्रश्न का आंसर करना है, आपको अगले प्रश्न का आंसर करना है। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करिएगा, और इस प्रश्न में आपको मैं पहले आप सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और पूछा गया है सी, अच्छा ये पूरा एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके बारे में सबसे पहले आप इसको पढ़िए, इसकी शर्तें पढ़िएगा, और फिर शर्तें पढ़ने के बाद आपको हम अपने तरफ से प्रश्न देंगे। आप पहले इसकी शर्तें पढ़ लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन करिएगा। आपको इसमें यह बताना है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, चलो ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट का है। प्रश्न आपको ये बताना है, ए के बाएं, ए के दाएं, ए के दाएं चौथा कौन बैठा? ए के दाएं चौथा कौन? ए के दाएं चौथा कौन? दूसरा प्रश्न, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है बी का एकदम पड़ोसी कौन? बी का एकदम पड़ोसी कौन? तीसरा प्रश्न कह रहा है डी के, तीसरा प्रश्न है डी के बाएं तीसरा कौन? तो सिटिंग अरेंजमेंट है, जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है, यहां से एसएससी जीडी में अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा है। तो हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्रामुख होकर एक वृत्त के गिर्द पर बैठे हैं। बी एच के दाएं दूसरा है और ए के बाएं तीसरा है। डी बी अथवा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं और एफ के दाएं दूसरा है, सी जी के दाएं चौथा है। तब हमें इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद हमें ये प्रश्नों के आंसर करना है। सभी लोग अपना अपना आंसर कर दीजिएगा और एक बार शेयर जरूर करिएगा। सभी लोग एक बार शेयर करिएगा, क्लास को शेयर करते रहिएगा सभी लोग। चलिए दिखेगा आपको, सभी लोग अपना अपना आंसर करिएगा, दिखेगा आपको। हाँ जूम कर दिया है, अब आपको दिखेगा बिल्कुल। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। जी नितिन जी, आप अब देख लीजिएगा, मैंने जूम कर दिया क्वेश्चन, अब आपको दिखेगा, क्लियर दिखेगा बिल्कुल। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, क्लास को शेयर करते रहिएगा।
चलिएगा, चलिएगा अब हम लोग बात करते हैं कि जो सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न होता है, इसके लिए हमें सबसे पहले तीन चीजों के बारे में याद रखना है। सिटिंग अरेंजमेंट से जैसे कि हम अब क्वेश्चन को थोड़ा देख लें, सिटिंग अरेंजमेंट दो तरीके से पूछी जाती है। पहला आपका इनसाइड फेस और दूसरा आपका आउटसाइड फेस। जब हमारा इनसाइड फेस होता है, कुछ इसके पॉइंट होते हैं, बेसिक पॉइंट। हम लोग पहले उन बेसिक पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे। जो इनका इनसाइड फेस होता है वो आपको क्या समझना, इनसाइड फेस। अब देखो इनसाइड में आपका, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूं कि जैसे आपकी सिटिंग अरेंजमेंट या तो चार लोगों से होगी, चार आपके लोग होंगे, उनको वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे। चार के बाद अगर मैं बात करूं, या तो छह लोगों की होगी, छह से भी सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आता है, और या फिर सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न होगा जिसमें आठ लोग बैठेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जब आपका ऐसा देखिएगा, चार लोग होंगे तो चार लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट, आपको चार लोगों का जो डायग्राम होगा, ऐसे ये बिंदु चार बनवाने हैं। ये आप बिंदु चार बनाइएगा, इन्हीं चार बिंदुओं से आपको इन्हीं बिंदुओं पे बिठाना, इन बिंदुओं पे चार व्यक्ति को बिठाना। अब बात आई कि बिठाएंगे, मगर किस तरीके से, प्रारंभ कहां से करेंगे। अगर उनका फेस इनसाइड है, अगर फेस इनसाइड है तब हम प्रारंभ नीचे से करते हैं। इन साइड के लिए प्रारंभ कहां से करते हैं, नीचे से करते हैं। अगर फेस उनका आउटसाइड है तब हम लोग जो प्रारंभ करेंगे वो ऊपर से करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, अगर फेस इनसाइड है तो प्रारंभ नीचे से, और फेस आउटसाइड है तब प्रारंभ ऊपर से। दूसरी कंडीशन में इसमें दो वर्ड यूज होते हैं, पहला वर्ड होता है जो और दूसरा वर्ड होता है और। तो बात करते हैं जो किसके लिए होता है। जो होता है, अगर हम लोग बात करते हैं और, जो और के बारे में डिस्कस करना, जो वर्ड होता है सेकेंड पर्सन के लिए। ये जब घाटे में जो वर्ड जिसके लिए लगा होगा वो सेकेंड पर्सन के लिए जो शब्द यूज करेगा, और शब्द होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। तो इन बातों को भी, इन पॉइंटों को भी याद रखिएगा कि अगर चार लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट होगी तब हम लोग सिटिंग का जो डायग्राम बनाना होगा उसका प्रारंभ नीचे से करते हैं। अगर वो आउटसाइड में है, आउटसाइड केंद्र के बाहर की ओर है, तब हम लोग प्रारंभ ऊपर से करते हैं। अब देखिएगा, चलिएगा आगे क्वेश्चन को, आगे आप देखिएगा इस तरीके से आपका जो प्रश्न है, आप हर एक क्वेश्चन का, अभी मैं क्वेश्चन को भी रब कर दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, तो हमने कहा छह लोग, आठ लोग हैं और केंद्र के ओर मुख करके बैठे हैं। तो आठ लोगों की जो सिटिंग अरेंजमेंट है, इस तरीके से आपको आठ बिंदु बनाने, इस तरीके से आपको आठ बिंदु बनाने। इन बिंदुओं पर हमें, आठ बिंदुओं पर हमें व्यक्ति को बिठाना। याद रखेंगे, हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी प्रश्न होगा, उसको बनाने के लिए हमेशा दो डायग्राम बनाइएगा, दो डायग्राम से ही क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि हो सकता है जो इंफॉर्मेशन दी है, पहली इंफॉर्मेशन से आपका आंसर गलत आ जाए। तो दोनों को हम लोग रिवर्स इंफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के केंद्र की ओर बैठा, लिखा है क्वेश्चन कि जो बी है वो एच के दाएं दूसरा है, बी एच के दाएं दूसरा है। अब हम लोग बात करते हैं नीचे की पोजीशन पे, कहीं पे भी बी को बिठाइएगा। बी एच के दाएं, एच को हमने यहां बिठाया, एच को हमने यहां बिठाया, दोनों डायग्राम को एक साथ साथ लेके चल रहे हम लोग। तो हमने एच को यहां बिठाला, बी एच के दाएं दूसरा। अच्छा, ये मैंने कहा कि प्रारंभ नीचे से करने से हमें क्या प्रॉफिट रहेगा, इससे हमें यह फायदा रहता है कि जैसे जो हमारा दाया होता है वही क्वेश्चन का भी दाया होता है। तो सभी लोग अपना दाया और सभी लोग अपना बाया तो जानते हैं, जो हम लोगों का दाया और बाया होता है, जब नीचे से प्रारंभ करते हैं वही क्वेश्चन की कंडीशन बन जाती है, जो मेरी कंडीशन और क्वेश्चन की कंडीशन सेम टू सेम हो जाती है। अब बात करते हैं बी एच के दाएं दूसरा, बी एच के दाएं, देखो दाया पहला, दाया दूसरा, यहां पे हो गया बी, बी एच के दाएं दूसरा, यहां पे हो गया बी। और अभी मैंने बताया था कि और वर्ड होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता,
और ए के बाएं तीसरा, कौन किसके लिए और आया, और की जगह हम अगर बी लिख दें, फर्स्ट पर्सन लिख दें, तो बी ए के बाएं तीसरा, बी ए के बाएं, बी ए के बाएं तीसरा है। अगर मैंने ए को यहां पे बिठाया तो ए का बायां पहला, बायां दूसरा, बायां तीसरा। आपने इस तरीके से ए को बिठाया, ए यहां पे बैठ गया। अब बात करते हैं और ए के बाएं तीसरा, डी बी अथवा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी बी अथवा एच का, यानी कि जो डी है वो बी का नहीं हो सकता, डी यहां पे नहीं हो सकता, और एच का डी यहां पे नहीं हो सकता, और डी यहां पे। इन तीनों कंडीशन में डी नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया है कि डी बी और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे डी के लिए सिर्फ दो पॉसिबिलिटी बची हैं, एक तो डी को हम यहां बिठा सकते हैं, दूसरा डी को इस बिंदु पे बिठा सकते हैं। अब सुनिएगा सभी लोग क्वेश्चन को आगे देखिएगा। कह रहा डी बी अथवा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं, और एफ के दाएं दूसरा है। अब डी है वो एफ के दाएं दूसरा है। अब डी को हमने कहा यहाँ पे बिठा नहीं सकते, या तो डी के लिए ये कंडीशन, या तो डी के लिए ये कंडीशन। अब आपके पास और एफ के दाएं दूसरा, इस पर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई, इसको भी अलग लिख लो। सी जी के दाएं चौथा है, सी जी के दाएं चौथा है, सी डी के दाएं चौथा है। चलिएगा, तो कह रहा है सी जी के दाएं चौथा है। अब देखिएगा सी आपको कहीं दिखा, अभी आपने देखा सी भी नहीं दिखा है, तो पहले हम डी को सेट करते हैं। डी बी अथवा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी को सेट किया, और एफ के दाएं दूसरा। अब देखिएगा और वर्ड लगा, तो और शब्द किसके लिए होता, मैंने बताया और शब्द होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। तो कौन एफ के दाएं दूसरा है, तो डी एफ के दाएं दूसरा है, डी है वो एफ के दाएं दूसरा। अब आपके पास मैंने कहा डी के लिए ये दो पोजीशन बची हैं, या तो डी को यहां बिठाओ, या तो डी को यहां। अगर डी को हमने यहां बिठाया, समझना यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि डी बी अथवा एच का पड़ोसी नहीं है और एफ के दाएं दूसरा है। अगर डी यहां बिठाया तो एफ के दाएं दूसरा, तो एफ को हमें यहाँ पे बिठाना होगा, एफ के बाएं पहला, एफ के दाएं दूसरा। ये कंडीशन हो जाएगी अगर हमने डी को यहाँ पे बिठाया। अब सुनिएगा, सी जी के दाएं चौथा है। अगर आप देखो यहाँ पे ये पोजीशन खाली पड़ी है, ये पोजीशन आपकी खाली पड़ी है, ये पोजीशन आपकी खाली पड़ी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये पोजीशन खाली पड़ी है और ये पोजीशन भी खाली पड़ी है। तो इस तरीके से आपका ऐसे, तो देखिएगा अगर डी को यहां बिठाया तो डी एफ के दाएं दूसरा है, डी एफ के दाएं दूसरा है, सी जी के दाएं चौथा है। अब सी जी के दाएं चौथा है, तो सी जी के दाएं चौथा है। अगर हमने जी को यहां बिठाया तो दायां पहला, दायां दूसरा, दायां तीसरा और दायां चौथा हो जाएगा। कौन, सी है वो जी के दाएं चौथा। तो इस तरीके से बैठ गया। अब देखिएगा डी की पोजीशन सेट हो गई, ए की पोजीशन सेट हो गई, एफ की पोजीशन सेट हो गई। एक व्यक्ति बचा और एक पोजीशन बची, एक व्यक्ति और एक पोजीशन बची, वो आपकी पोजीशन कौन है, ई पोजीशन आपको दिख रही होगी। आपने देखा पूरा डायग्राम आपका ये कंप्लीट हो गया, आपका ये पूरा का पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। इस डायग्राम से हमें कोई मतलब नहीं रहा, तो हमेशा याद रखिएगा दो डायग्राम बनाइएगा इस तरीके से। अब जो भी अगर वो कहे एच के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो आप कहोगे जी और ई, जी और ई एच के दो निकटतम पड़ोसी हैं। अगर कह दे जी के सामने कौन बैठा है, तो जी के सामने भी आप बता दोगे कि जी के सामने कौन बैठा है, सी बैठा है। अगर वो कह दे ए के विकर्णवत कौन बैठा है, तो कहेंगे ई बैठा है। अगर वो कह दे ए के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो आप कहेंगे डी और एफ। इस तरीके से जो
प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो प्रश्न आप बता पाएंगे। बट हमें यहाँ पे कंडीशन एक ही याद रखनी है कि जब भी प्रश्न आए सिटिंग अरेंजमेंट का तो डायग्राम 2 बनाना है, और अगर उसका फेस इनसाइड है तो प्रारंभ नीचे से करो, और फेस आउटसाइड है तो प्रारंभ ऊपर से करो। चलो बढ़ते हैं अपने एक अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न, अच्छा ये सारे बहुत सारे प्रश्न दे रखे थे, चलिएगा कोई बात नहीं। तो अब क्वेश्चन आपका अगला लेते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास, जो क्वेश्चन आपके पास ये है इस तरीके से। देखो आप जैसा कि देख पा रहे हो क्वेश्चन आपका ये वाला प्रश्न दिया गया है, आपका डायरेक्शन चैप्टर होता है वहां से डायरेक्शन से प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सभी लोग एक बार एंगल बेस्ड क्वेश्चन को सभी लोग आंसर करिएगा इसका। मैं एक साइड हटता हूं, बताना है कि अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, आपको इसकी डायरेक्शन बताना, एंगल घूमना है। देखो दो तरीके से, एक तो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, दो तरीके से घुमाना होता है। इस चैप्टर का भी हम लोग कंप्लीट, आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर हम कराएंगे जो डायरेक्शन और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन होता है। जल्दी हम लोग सभी रीजनिंग के सभी टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे। पहले आप सभी लोग हमें आंसर करिएगा इस प्रश्न का एक बार। चलिएगा सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करिएगा, जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो सभी लोग आंसर करिएगा, आंसर बताइएगा सभी लोग इस प्रश्न का, एक बार सभी लोग आंसर करो। अच्छा चलिएगा, पश्चिम काफी आंसर आ रहा है, अनुज का आ रहा है, पूर्व में बी ऑप्शन आ रहा है, और इसके बाद अनुज का, गौरव वर्मा का, गौरव का आंसर आ रहा ए, समर जैन का ऑप्शन आ रहा बी, और बी ऑप्शन थैंक यू, और नारायण का आ रहा है। अच्छा सर थोड़ा फास्ट, ओके भैया फास्ट करेंगे चीजों को, ठीक है। पहले चलिएगा अब हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये प्रश्न है इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के सिर्फ हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो आप बेसिक यूज कर लो या हमारी कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज कर लेते हैं। चलिएगा उसने कहा एक आदमी दक्षिण की, पहले हम लोग बात करते हैं जिधर उसका प्रारंभ में मुंह होगा उसकी दो निकटवर्ती डायरेक्शन बनाना है। जैसे व्यक्ति का मुंह दक्षिण साउथ डायरेक्शन में, तो देखिए आप उनकी डायरेक्शन जो चार डायरेक्शन होती हैं, अगर बात करते हैं ये आपकी ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, नॉर्थ हो गई और साउथ हो गई। नॉर्थ और ईस्ट के कॉम्बिनेशन से, नॉर्थ और ईस्ट के कॉम्बिनेशन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनती है, इनको हम लोग कहते हैं उप दिशा। और यहाँ पे साउथ और ईस्ट की कॉम्बिनेशन से साउथ ईस्ट, ऐसे ही साउथ और वेस्ट की कॉम्बिनेशन से साउथ वेस्ट, और यहाँ पे आपकी नॉर्थ वेस्ट, आपकी ये डायरेक्शन, तो चार डायरेक्शन और चार सब डायरेक्शन होती है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि प्रारंभ में दिया एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है, तो हम इसके लिए दो दक्षिण दिशा के लिए ऐसे आपका इस तरीके से आपने डायरेक्शन बना लिया। तो व्यक्ति का जो हम मुंह था वो साउथ डायरेक्शन में था, तो इसकी दो निकटवर्ती भी डायरेक्शन बना लो, यानी कि इसकी निकटवर्ती डायरेक्शन क्या होगी, एक हो गई ईस्ट और एक हो गई वेस्ट। अब सुनिएगा क्वेश्चन को क्या करना है। क्वेश्चन में बोला है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉक का मतलब होता है वामावर्त। अब क्लॉकवाइज हम इसको लिख लेते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक चलना है हमें एंटी
क्लॉकवाइज। अब देखो क्लॉकवाइज दिशा में 135 अंश घूमता है, तो क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री घूमा, और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में वह जाता है कितना, आपका दिख रहा। अच्छा, पहले एंटी क्लॉकवाइज 135 चला है, एंटी क्लॉकवाइज 135 चला है, और आपका चला है, यहाँ पे लिख लेते हैं 135 अंश। 135 अंश आपका चला है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे दिया है फिर वह क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री, यहाँ पे 225 अंश घूमा है एंटी क्लॉकवाइज। इतना करने के बाद आपको इन दोनों नंबरों का डिफरेंस सेलेक्ट करो। 135 आपसे 225 से 135 जाएगा, तब अंतर कितना आएगा, तो देखते हैं। 5 से 5 गया 0, यहाँ से 12 से 3 गया तो आपका कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपका बचा 9, और यहाँ से बचेगा 190। कितना बच गया, 190। अब उसको बताना था कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिएगा यहां से जो आपकी डायरेक्शन होगी, जैसे कि आपने क्लॉकवाइज लिखा और एंटी क्लॉकवाइज लिखा, तो डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम जो इस डायरेक्शन से 180 अंश घूमेंगे तो आपकी ये वाली डायरेक्शन मिलेगी, और ये डायरेक्शन आपकी क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन आपको मिलेगी। यहां से आप जब यहाँ पे घूमोगे 100, यहाँ पे आप जब घूमेंगे तो आपको ये डायरेक्शन 180 अंश पे आपकी जो डायरेक्शन रहेगी वो कितनी रहेगी, वो आपकी इसके जस्ट विपरीत, साउथ के जस्ट विपरीत क्या होती है, तो साउथ के जस्ट होती है नॉर्थ। क्या चलिएगा, माफ कीजिएगा, ये जो आपका यहाँ पे 90 नहीं, यहाँ पे 190 नहीं बचेगा, सिर्फ 90 डिग्री बचेगा। यहाँ से जब आप 5 से 0, और यहाँ से आप जब करोगे तो देखिएगा 5 से 5 गया 0 बचेगा, और यहाँ से 12 से यानी जब जाएगा तो बचेगा 9, यानी कि केवल 90 डिग्री बचेगा। 90 डिग्री बचेगा, माफ कीजिएगा सभी लोग, थोड़ा आपने इसको जल्दी कर लिया तो इस वजह से हम लोग वहां पे 1 लिख दिया, 190 कर दिया था, तो 90 डिग्री बचेगा। अब बात करते हैं, देखो 90 डिग्री बचा, और आपको जो मैंने डायरेक्शन बताई थी, यहाँ पे समझिएगा सभी लोग, जो आपको डायरेक्शन बताई थी कि मैंने कहा था उसकी दो निकटवर्ती डायरेक्शन बना लीजिएगा। सबसे पहले उसने साउथ बोला तो दो निकटवर्ती डायरेक्शन बना लिया, तो ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई। अब 90 डिग्री हमें घूमना, बट घूमना किधर है, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो वैल्यू आप देख पा रहे किसकी बड़ी है, क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी है। क्लॉकवाइज की जब वैल्यू बड़ी है तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उधर ही घूमेंगे। अब देखो दो तरीके हैं घूमने के, अगर हमने ऐसे घुमा दिया तो ये हो गया क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। इसको अगर इस पोजीशन में घुमाए तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिएगा जब हम यहां से 90 डिग्री घूमेंगे तो हमारी ये डायरेक्शन आएगी, और इसको हम लोग ईस्ट, और इस वाली डायरेक्शन को क्या कहते हैं, वेस्ट। तो ये वाला व्यक्ति जो है वो ईस्ट में, यहाँ पे वेस्ट में जाएगा, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो लोग बी नंबर ऑप्शन दे रहे थे उनका बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सभी लोग क्या करना है, एंगल वाले क्वेश्चन में आप जो उसका एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है उसको अलग अलग लिख लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस, और ये डिफरेंस है वो सावधानी पूर्वक आपको करना है। जैसा कि अभी मैंने जल्दबाजी में थोड़ा वहां पे 1 लिख दिया था, 190, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो 90 डिग्री आएगा। अब जितना डिफरेंस आए, वैल्यू जो बड़ी, हमें ओवरऑल 90 डिग्री ही मूव करना था, बट करना किधर है, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। जैसे क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी तो क्लॉकवाइज घूमना है, अगर एंटी क्लॉक की वैल्यू बड़ी है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा बी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे हो, ये कैलेंडर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कैलेंडर का, एक बार सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, सभी लोग एक बार आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
देखो आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ, संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा तो संजय किस दिन पैदा हुआ? इस प्रश्न का थोड़ा फास्ट आंसर करिएगा सभी लोग, चलिएगा। सभी लोग आंसर करो एक बार, इस प्रश्न का आंसर करो, कैलेंडर का प्रश्न है। तो जो भी आंसर आप लोग सभी लोग आंसर करते रहिएगा। क्लास को शेयर कर दो एक बार, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें। चलिएगा अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। आपने आंसर कर दिया, चलिएगा थोड़ा देख लेते हैं प्रश्न को। कह रहा आशीष 15 फरवरी को पैदा हुआ। अब पहले मैं आशीष का यहाँ लिख लेता हूँ। आशीष का जो जन्म है वो 15 फरवरी को, यहाँ देखिएगा आशीष जो पैदा हुआ वो 15 फरवरी और वर्ष था 1980। यहाँ पे देखिएगा 15 फरवरी वर्ष 1980, यहाँ पे 1980 को आशीष पैदा हुआ। 15 फरवरी 1980 को आशीष पैदा हुआ। संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ, यानी 12 दिन पहले की बात करेंगे। वर्ष तो वही था और माह भी वही था। 12 दिन पहले अगर हम लोग जाएंगे तो 12 दिन पहले जाने के लिए आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो 12 दिन आप जब पहले जाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे, यानी कि संजय का जो जन्म है वो 12 दिन पहले यानी कि 3 फरवरी को। संजय कब पैदा हुआ? 3 फरवरी। और वर्ष कौन सा था? 1980, वर्ष 1980 यहाँ पे संजय पैदा हुआ। कह रहा उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा। तो गणतंत्र दिवस का मतलब यहाँ समझिएगा, गणतंत्र दिवस आप कह सकते हो 26 जनवरी। यहाँ पे समझो सभी लोग, 26 जनवरी 1980 को जो दिन था वो आपका दिया गया था सोमवार। 26 जनवरी 1980 को जो दिन था वो आपका दिया गया था सोमवार, यानी 26 जनवरी 1980 को सोमवार था। तो कह रहा संजय किस दिन पैदा हुआ? हमसे संजय का दिन पूछा गया, हमसे यहाँ पे पूछा गया कि संजय किस दिन पैदा हुआ। अब संजय की जो डेट है वो आपकी 3 फरवरी 1980 है। कितना है? 3 फरवरी 1980। देखिएगा इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। एक तो आपका जब वर्ष और माह समान होता है तो नॉर्मली बात है, जब वर्ष और महीना समान होता है तब आप ये देखिएगा कि पहले का दिन क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा 26, तो 26 जनवरी और ये वर्ष आपका 1980 है। जब वर्ष समान होता है तो नॉर्मल बात है, तो आप क्या करोगे, वर्ष को वर्ष से क्रॉस कर देंगे। अब जनवरी कितने दिन की होती है? तो 31 दिन की जनवरी होती है। इसमें 26 तारीख को पैदा हुआ, तो जनवरी में कितने दिन बचे? तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जनवरी में अभी 5 दिन बचे। अब फरवरी में 3, तो 5 3 कितना हो गया? 8 हो गया। और कभी भी विषम दिनों की संख्या 7 से बड़ी नहीं हो सकती, और जब भी 8 दिखे उसको 7 से भाग लगाओ, तो यहाँ 7 एकन 7, यानी कि जो शेष फल बचेगा। देखिएगा जब विषम दिन आपको दिनों में निकालना है, दिनों में ऑड डेज चाहिए, तो दिए गए दिनों को 7 से भाग देते हैं, जो शेष फल बचता है वही हमारा ऑड डेज होता है। दिए गए दिनों को 7 से भाग देंगे, जो शेष फल बचा वही हमारा विषम दिन होगा। अगर यही हम वर्षों में भाग देंगे, कभी कभी हमें वर्षों में विषम दिन चाहिए, तो वर्षों में विषम दिन पता करने के लिए दिए गए वर्ष में 4 का भाग देते हैं। जब 4 का भाग देंगे तब हमारा जितनी बार भाग जाएगा उसको उसी में जोड़ देते हैं, शेष फल को छोड़ देते हैं। तो इस प्रश्न का जो एक बचा है, अब देखिएगा कैलेंडर आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जैसे जनवरी से फरवरी में जा रहा, कैलेंडर आगे बढ़ रहा है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन होगा मंगलवार। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मंगलवार। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सत्य आंसर।
ऐसे ही हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न, और इस तरीके से एसएससी जीडी में तो बहुत सारे प्रश्न हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में यहां से प्रश्न आ रहा है। तो एक बार मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिया, सभी लोग देख लीजिएगा और हमें इस प्रश्न का ऑप्शन जल्दी कमेंट करके बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए। एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बता दो, एक बार कमेंट करके बता दो, हम अभी आपके कमेंट पढ़ रहे हैं। आप इस प्रश्न का ऑप्शन करिएगा। मैंने ऑफलाइन बैच में बहुत अच्छे से सभी ब्रांचों में पढ़ा रखा है, मैंने इस क्वेश्चन को ऑफलाइन में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। जल्दी ऑनलाइन इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी ही ऑनलाइन हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी लोग एक बार सभी लोग शेयर करो, सभी लोग एक बार शेयर कर दो भाई, सभी लोग। अनुज कह रहे हैं ए, स्नेहा का आ रहा बी, सोनम यादव का आ रहा ए। सभी लोग जल्दी से शेयर करो भाई, सभी लोग एक, तो ये 46 नहीं चाहिए, जल्दी से शेयर करो सभी लोग एक बार शेयर। और भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम लोग जैसे ही वीडियो अपलोड करें और जिस आपको सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन मिले। इसलिए सभी लोगों से कहना है एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसी चैनल के माध्यम से हम लोग आपको एक नया बैच यूपीपी का आपको लॉन्च करेंगे, जिसमें फुली कंप्लीट गारंटेड बैच हम लोगों का रहेगा। तो इसलिए एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑप्शन अपना अपना करिएगा। क्या बी, बी बहुत लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है, अरे बी ऑप्शन, ए भी आ गया, सोनम का ए आ गया, और भी बताइएगा। सोनम का आ रहा ए, चलिएगा सी भी ऑप्शन आने लगा, सी, चलिएगा वेरी गुड। चलिएगा अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हमने इसके 5 8 रिलेशन, 5 और 3 में हमने इसको बांट रखा था। 8 हमने कंडीशंस बताई थी। देखिएगा सबसे पहले वो कह रहा गाजर, भोजन और सब्जी। तो यहां बात करते हैं कि सबसे पहले गाजर, गाजर क्या है, तो गाजर हमारी क्या है, गाजर किसके अंदर आ जाएगी, ये गाजर का पूरा एरिया है। और गाजर एक प्रकार, यहां सुनिए, गाजर एक प्रकार की क्या है, सब्जी है। गाजर एक प्रकार की हो गई सब्जी, यानी सब्जी के कैटा ने ऑप्शन ए को टिक किया था, उनका बिल्कुल सही ऑप्शन है गाजर। गाजर एक प्रकार की सब्जी होगी, और सब्जी क्या होता है, भोजन होता है। वेरी गुड, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया था उनका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का परम सत्य आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अगला स्लाइड पे है। तो सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जो ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन होता है, कोडिड ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आता है कोडिड ब्लड रिलेशन। तो कोडिड ब्लड रिलेशन का प्रश्न है आपके सामने। एक बार सभी लोग हमें इस प्रश्न का आंसर बताएं। कोडिड ब्लड रिलेशन में जो आप देख पा रहे हो शर्त दी गई, शर्त के साथ आपको रिलेशन चेक करना है। तो एक बार जरूर इसका आंसर करिएगा सभी लोग। जल्दी जल्दी से ऑप्शन आप लोग अपना अपना बताइएगा, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा इस प्रश्न को। और हम लोग थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे करना है। चलिएगा तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले इसकी शर्तें पढ़ना होता है। शर्त कह रहा P गुणे Q का अर्थ है Q P की मात्रा। देखिए दो तरीके से रिलेशन होता है, एक होता है अग्रगामी रिलेशन, दूसरा होता है पश्चगामी रिलेशन। रिलेशन वो होते हैं जब हमें पहले व्यक्ति के बारे में डाटा मालूम होता है। अब सुनिएगा, P गुणे Q का अर्थ है Q P की मात्रा है, तो ये हो गया पश्चगामी। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो क्वेश्चन है P गुणे Q का अर्थ है Q P की मात्रा है, यानी कि Q माता हो गई, और माता होती है जो महिला हो गई, और माता हमसे कितना जनरेशन ऊपर, एक जनरेशन ऊपर हो गई माता जी। माता जी एक जनरेशन ऊपर हो गई। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, इसका अर्थ है P क्यू का भाई है। तो भाई हमारा जो होता है, भाई बहन, ये सेम जनरेशन में। ब्लड रिलेशन का चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहां से भी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है।
पी क्यू का भाई है, और भाई और बहन के बीच हमेशा जनरेशन गैप 0 होता है। जनरेशन गैप कितना होता है? 0। जैसे पापा की बात हुई, माता की बात हुई, तो माता और पिता में जो जनरेशन गैप होता है वो +1 का होता है। पुत्र और पुत्री में जो जनरेशन गैप होता है वो -1 का होता है। पत्नी भाई बहन में जो जनरेशन गैप होता है वो 0 का होता है। इनमें जनरेशन गैप कितना होता है? 0 होता है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए सीधा क्वेश्चन में, किसका अर्थ है यम के की बेटी है। इसमें हमें यह बताना है कि यम है वो के की बेटी है। अब यम जब बेटी होगी तो के की, हमें के का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन यम का जेंडर क्लियर है कि यम महिला होगी और एक जनरेशन नीचे होगी। अब देखो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है, यहां पे शर्त पढ़िएगा। R डिवाइड M का अर्थ है, देखिएगा सेकेंड पर्सन, R डिवाइड M का अर्थ है यम R की बहन है, यम R की बहन है, बट R का जेंडर क्लियर नहीं है। तो M बहन है, M एक महिला है, अभी ये वाला ऑप्शन हो सकता है। यहां देखो R यहां भी हो सकता है, क्योंकि यहां भी M है, M एक बहन है, और किसकी बहन है? R की, तो यहां भी हो सकता है। R गुणे M का अर्थ है, देखो R गुणे M का अर्थ है कि R जो है वो क्या है? M है वो R की माता है, M है वो क्या है? R की माता है। यानी कि यहां भी आप देख पा रहे हो कि आप देखेंगे तो यहां भी M महिला है, लेकिन जो आप M प्लस R का अर्थ है कि M प्लस R का मतलब है M R का पिता है, तो इससे ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाता है, यहां से कोई मतलब नहीं बचेगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, जो ऑप्शन नंबर है जनरेशन गैप से भी कर सकते हो। जनरेशन गैप से कैसे? -1 चाहिए। K प्लस R का मतलब क्या है? K प्लस R का मतलब है K R का पिता है, K प्लस R का मतलब है K R का पिता है, तो K R का क्या हो गया? K R का पिता हो गया। R गुणे R डिवाइड M का अर्थ है कि जो M है वो R की, M है वो R की बहन है, M R की बहन है। अभी क्या हुआ? R का जेंडर क्लियर नहीं है, तो कह रहा था यम के की बेटी है, तो आप देख पा इसकी बहन है, तो यम के की कौन हो गई? बेटी हो गई। तो आप यहां से ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो आपका क्वेश्चन दिया गया है एज प्रॉब्लम से। एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। एज प्रॉब्लम का प्रश्न है, सभी लोग एक बार कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। एक पिता की आयु 20 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, जब उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी है। अब उसके पुत्र की आयु से कितना? 2 गुनी है। तो इन दोनों की वर्तमान आयु क्या है? आप आयु से क्वेश्चन है, एक बार जल्दी कमेंट करके आप अपना आंसर बता दीजिएगा। सभी लोग कमेंट करिएगा और अपना अपना आंसर जरूर बताइएगा। सभी लोग एक बार कमेंट करके, मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं, सभी लोग कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा। जी कमेंट करिएगा, आंसर बताइएगा सभी लोग, और क्लास को शेयर करते रहिएगा। आज हम आपको बहुत डीपली चीजें बताने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग एक बार कमेंट करके, भैया ये 48 स्टूडेंट देख रहे हैं मात्र, चलिएगा क्लास को शेयर भी करिएगा। सभी लोग एक बार शेयर करो, और आपको रीजनिंग की धांसू प्रैक्टिस कराएंगे। आप डेली आना ना भूलें, 8 बजे क्लास रहेगी, और 8 बजे इसी शिव शक्ति के ऑनलाइन स्टडी हब पर आपका कंप्लीट रीजनिंग का पूरा होगा, और पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में लाऊंगा यहाँ पे रीजनिंग के लिए। तो सभी लोग हमारा अच्छे से सपोर्ट करिएगा और ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा, और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो। मोहम्मद रफी, अरे भाई अनवर आपका ए नंबर ऑप्शन आ रहा है, स्नेहा का ए नंबर ऑप्शन आ रहा है। जी नितिन, आप सर रेलवे विज्ञान के लिए, अरे बहुत बढ़िया। अभी देखिएगा क्या होता है, आप हमारे इसी चैनल पर बने रहिएगा, हम आपका फुली रेलवे की नोटिफिकेशन आ जाएगी एग्जाम की, तो आपको रेलवे का हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे जल्दी। सभी लोग ऑप्शन आंसर करिएगा। 51, भैया 51 क्या हो रहा है? इतना मेहनत से चीजों को पढ़ा रहा हूं तब 51 बच्चे, अरे भाई और शेयर करो, सभी लोग एक बच्चे को लाओ। अगर 51 है, एक को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 102 3 में पहुंचाओ, ये जल्दी 3 अंकों में चाहिए संख्या फटाफट, नहीं तो आपको ये क्लासेस, अगर भाई 51 रहेंगे तो क्लास कैसे चल पाएगी? जल्दी से
जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब भी बताऊंगा जब 60 करो, पहले 60 करो, 51 9 बढ़ाओ। एक क्वेश्चन की शर्त है भाई 9 बढ़ाओ, एक क्वेश्चन के लिए हमें 9 स्टूडेंट चाहिए, फटाफट जल्दी जोड़ो, कैसे भी जोड़ो भाई जल्दी से। आमिर, आमिर ए ऑप्शन, वेरी गुड। हाँ जल्दी से बताइएगा, ए नंबर ऑप्शन। अरे भाई सभी लोग आंसर जब ही बताऊंगा जब आपके हमें यहाँ पे लाइव दिखेंगे। लोग क्या हो रहा, कौन भाग गया भाई, जल्दी से बताओ जल्दी से। सही नहीं दिख रहा प्रमोद जी, देखिएगा थोड़ा अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा फोन से, आपको दिखेगा सही। ए नंबर आ रहा काफी लोगों का, ए नंबर ऑप्शन, जल्दी से भाई। ए सही है, ए सही है, ए सही है, वेरी गुड। शिवम राजपूत का ए आ रहा है, हिमांशु राजपूत का ए आ रहा है, निधि त्रिवेदी का ए आ रहा है, और ये श्याम यादव का ए आ रहा है, हिमांशु राजपूत का ए आ रहा है, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करिएगा। क्या हो रहा भाई, सभी लोग बच्चे कम क्यों हो रहे, जोड़ो जल्दी से जोड़ो, जल्दी जल्दी, बहुत वेरी गुड। जल्दी एक बार सभी लोग भाई, सभी लोग जोड़े बच्चों को, और हम देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिएगा सभी लोग, यहाँ पे कह रहा, देखो एज को पढ़ना कैसे, साइन के माध्यम से पढ़ना। एज बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जब फुल चैप्टर का फुल बैच आपको लेके आएंगे और चैप्टर फुली कराएंगे तब चीजें और समझ में आएंगी। देखिएगा क्या होता है, व्यक्ति की 3 तरीके से एज दी जाती है। एक व्यक्ति की प्रेजेंट एज होती है, एक पास्ट की एज होती है, और एक फ्यूचर होती है। हम लोग एज को 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक पिता की आयु 20 वर्ष पूर्व, ये बेटा जो यहां से यहां तक का जो कॉलम रहेगा ये पहले या पूर्व के लिए होता है, ये पहले या पूर्व के लिए। अब बात करते हैं जो यहां से यहां तक का होता है कॉलम, ये बाद के लिए या पश्चात के लिए, और ये वाला होता है वर्तमान के लिए। ये वाला साइन किसके लिए, वर्तमान के लिए। तो ये प्रेजेंट के लिए हो गया साइन, आप देख पा रहे हैं। साइन के माध्यम से करना भाई बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान चीज है। चलिएगा करते हैं क्वेश्चन को। देखो कह रहा एक पिता की आयु 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व बेटा 20 यहां रखना है, 20 वर्ष पूर्व कह रहा पिता यहां देखो 20 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी था। अब पिता की आयु देखो क्या होता है, जब भी अनुपात सेट किया जाता है तो अनुपात जब बनता है जब मासा 1 होता है। यहाँ पे पुत्र 1 होगा तो पिताजी कितने हो गए, 12। ये फादर की एज हो गई और ये सन की एज हो गई। क्वेश्चन फिर आगे कह रहा है अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है। मतलब क्या है, पुत्र उसका अगर 1 है तो पापा जी कितने हैं, 2 हैं। यही तो हमसे कह रहा है भाई। तो करना क्या है, देखिएगा करना क्या है आपको, थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो कि जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है, जो भी वैल्यू दी गई है तो उसको आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे वैल्यू को देख लीजिएगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 दिया गया है तो आपने ऐसे 2 रख लिया। क्या डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस चेक करो, अंतर समान है। एज का जो अंतर कभी भी बदलता नहीं है। जब अंतर देखेंगे तो यहाँ 1 का अंतर, जो नीचे डिफरेंस हो ऊपर गुणा कराओ, और जो ऊपर डिफरेंस हो उसका नीचे गुणा कराओ, यहाँ पे गुणा कराओ। तो बेटा ये गुणा कराएंगे तो क्या कंडीशन बन जाएगी, सुनो जरा इधर। जब आप गुणा कराओगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी, चलिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर कर दिया। चलिए गुणा करेंगे तो ये कंडीशन आपके पास बन जाएगी, तो ये बन जाएगी अब नीचे का डिफरेंस ऊपर गुणा, ऊपर का डिफरेंस नीचे गुणा। ये 12 1 हो गया, और इधर आपका क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, और यहाँ 11 एकन 11। बेटा यहां से 12 से 22 होना, 12 से 22 होना कितने का गैप है, तो आप कहेंगे 10 का गैप है। कितने का गैप है, 10 का गैप है। 1 से 11 होना कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो ये गैप ही तो समान होना चाहिए। अगर गैप समान है तो आप कहेंगे 10 अनुपात की वैल्यू 20 वर्ष है। 10 अनुपात की वैल्यू कितना वर्ष है, 20 वर्ष है। अगर 10 अनुपात की वैल्यू 20 वर्ष है तो 10 दूनी 20, 1 अनुपात की वैल्यू 2 साल आ गई। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 2 साल आ गई। 1 अनुपात बराबर 2 साल। पिताजी वर्तमान में 22 अनुपात हैं, और 1 अनुपात बराबर 2 साल के, तो 22 बराबर कितने के, 44 वर्ष के पापा हो गए। कितने साल के, 44 वर्ष के पापा हो गए। और 1 बराबर 2 के, तो 11 बराबर किसके, तो 11 बराबर किसके, तो आप कहेंगे 22 साल का पुत्र हो गया।
वर्तमान में पापा की उम्र 44 साल और वर्तमान में पुत्र की एज है वो आपकी 22 साल। क्या 44 और 22 के कॉम्बिनेशन से कौन सा? ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए को जवाब दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग इस ट्रिक से करिएगा, एज प्रॉब्लम का कैसा भी प्रश्न होगा आप शानदार तरीके से ऑप्शन कर पाओगे। अब देख लो, अब भैया देखो क्वेश्चन आपके सामने डाइस, क्वेश्चन आपके सामने रखा है डाइस का, हम इसको सेट करते हैं और जल्दी से टाइमर के साथ 10 सेकेंड में फटाफट आंसर करिएगा सभी लोग। 10 सेकेंड के अंतर्गत ऑप्शन आंसर आना चाहिए सभी लोग। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। टारगेट देखो, अरे भाई बब्बर शेरो देखो उन्होंने 61 करवा दिया यार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया भाई, 61 हो गया। अरे भाई मैंने टारगेट बोला था कि 10 जोड़ो, 10 जोड़ दिया भाई, मजा आ गया, बहुत बढ़िया भाई। चलो 61, वेरी गुड। अब देखो 61 लोग देख रहे हैं, अभी रीजनिंग में मजा आएगा आगे। अरे रीजनिंग तो सबसे आसान बनाना, रीजनिंग और पुलिस कांस्टेबल के जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग का पोर्शन सबसे बड़ा, तो बड़े पोर्शन को हम लोग सबसे शानदार टाइमर के साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। 64, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग एक बार। अरे सूफियान खान, अरे भाई सूफियान का ए आ रहा है, अभी तक कहाँ रहे सूफियान, बहुत बढ़िया, सही। जल्दी से अनुज का डी आ रहा है, सोनम का डी आ रहा है, अखिलेश का डी आ रहा है, आमिर का डी, स्नेहा का डी, नहीं सॉरी स्नेहा का ए आ रहा है, आमिर का डी आ रहा है, विकास का डी आ रहा है, अरे डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनवर, चलिएगा, बहुत बढ़िया भाई। 63, आज अगर आप लोग 100 करवा दो तो मजा आ जाए भाई, और रीजनिंग की ऐसी धुआंधार क्लास को फिर करवाएं। अगर आज टारगेट 100 करवा दिया तो रीजनिंग की आपको कंप्लीट हम आपको ऐसी ही 8 बजे क्लास यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। चलिएगा क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, देखो क्या होता है। क्वेश्चन को सभी लोग समझो, पहले पहले प्रश्न कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखो क्या होता है, जो डाइस होता है हमारा, डाइस किस तरीके से पूछा जाता है, पूरी कहानी समझते हैं डाइस के बारे में। पहले डाइस के बारे में पूरी कहानी समझते हैं। पासा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, यहां से भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए पासे से। तो पासे से जो प्रश्न पूछा गया है वो कैसे आपके सामने रखा है, ये खुले पासे का में बात करते हैं। तो डाइस हमारा क्या क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो होता है जिसको हम लोग नॉर्मल डाइस कहते हैं, सामान्य पासा। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है सामान्य पासा, यहां समझिएगा सामान्य पासा। जो लोग नए हैं वो भी पॉइंट को समझ लो, सामान्य पासा। और दूसरा होता है हमारा साथियों मानक पासा। दूसरा कौन सा पासा? मानक पासा। और तीसरा होता है जिसको आप लोग कहते हो खुला पासा। कौन सा पासा? खुला पासा। वेरी गुड। तो आपके पास ये पासे होते हैं, पासे के प्रकार ये होते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। देखिएगा जो सामान्य पासा कौन होते हैं, जिनकी निकटवर्ती सतहों का योग, जिनकी निकटवर्ती सतहों का योग, अगर सतहों का योग 7 हो तो हम उसको सामान्य पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य पासा। जिसकी भी निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो उसको सामान्य पासा कहते हैं। जब योग 7 नहीं हो, योग 7 नहीं हो, योग नॉट इक्वल 7, योग 7 के बराबर नहीं हो तो मानक पासा हो गया। और जिसकी 6 की 6 सतह हमें दिखाई दें, 6 सतह दिखाई दें, उसको हम लोग कहते हैं खुला पासा। क्या कहते हैं? खुला पासा। देखो पासे में कभी भी लगी हुई सतह एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती हैं। अपोजिट लेटर कांट बी टुगेदर, कभी भी अपोजिट विपरीत नहीं आते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो खुले पासे में देखिएगा, यहां पे बात कर लूं तो यहां पे अपोजिट क्या होता है, इस पासे के अपोजिट किसी भी सतह का अपोजिट वो होता है जो पासे में दिखाई नहीं देता। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 रखा, तो किन्हीं दो सतहों का योग 7 हुआ। जैसे ही योग 7 हुआ तो हमारा सामान्य पासा हो गया। कौन सा पासा हो गया? सामान्य पासा हो गया। अब इसमें किसी का भी अपोजिट बताना है तो सामान्य पासे का अपोजिट वो होता है जो पासे में दिखाई नहीं देता है। और पासे में क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहेंगे 2 का अपोजिट, तो आप कहेंगे 1 नहीं दिख रहा, आप कहेंगे 1 नहीं दिख रहा, और क्या नहीं दिख रहा? 1 नहीं दिख रहा, और आपको 3 नहीं दिख रहा,
और आपको 4 नहीं दिख रहा। तो पासे में ये 3 सतह दिखाई नहीं दे रही है, कौन कौन सी, 1 3 4। जो सतह दिखाई नहीं दे रही वही सतह उस पासे में अब विपरीत होंगी, क्या होंगी, विपरीत होंगी। चलिएगा, तो और मानक पासे में किसी का विपरीत बताना है, किसी का भी विपरीत बताना है, तो उसी पासे को आप घटा देना, उसी पासे को आप घटा देना, किससे, 7 से। किससे घटाओगे, 7 से घटाओगे, वेरी गुड। चलिएगा, तो अगर हमें 6 का बताना है तो 7 से 6 घटाओ और कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हमें 5 का बताना, 7 से 5 घटाओ, कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हमें 4 का बताना, 7 से 4 घटाओ, कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस तरीके से हमारे मानक पासा के अपोजिट हो जाते हैं। चलिएगा, अब हम लोग बात करते हैं, तो इतना आप लोग ये सब कुछ समझ चुके हो, तो अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में थोड़ा, जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिएगा, तो देखिएगा इस सतह का, अब समझो क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन, आपको मैंने सारी इसकी प्रॉपर्टी बता दी है। अब प्रश्न को ही समझ लेते हैं। प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, देखो प्रश्न में हमसे ये कह रहा है कि हमें कौन सा पासा नहीं बताया जाए। जब बेटा पूछेगा नहीं बता सकते हैं, तो हम सबका अपोजिट पता करें, हम सबका क्या पता करें, अपोजिट, विपरीत पता करें। जब हमसे ये पूछे नहीं बता सकते, तब विपरीत पता करें। जैसे कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत 3 2 होगा, और 3 का विपरीत क्या होगा, 3। चलिएगा, अब आप बताइएगा, वॉइस आ रही सबके पास, एक बार थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आप अब बताइएगा, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आप बताइएगा एक बार कमेंट करके सभी लोग कि आपके पास क्लियर आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, एक बार क्लियर करके बताइएगा, फिर हम क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। चलिएगा, एक बार क्लियर करके आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे एक बार जरूर क्लियर करके बताइएगा, एक बार बताओ, इसको हम रब करते हैं, दोबारा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिएगा, एक बार जाइएगा नहीं सभी, कोई आज आपकी रीजनिंग की मैराथन चलेगी, एक कोई भी जाइएगा क्लास को छोड़ के नहीं, और हमें एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या आवाज आपके पास क्लियर आ गई। अरे 38 लोग बचे, चलो भाई एक बार शेयर करो, कह दो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, सही हो चुकी है। एक बार आप लोग जुड़ जाइएगा, दोबारा जुड़ो सभी लोग और शेयर कर दो जल्दी से। रीजनिंग की आपके फुल प्रैक्टिस सेट, अभी मैंने आपको जो डिस्कस किया, एक बार सभी लोग हमें कमेंट करके बताओ। अब कमेंट करके बताओ क्या आपके पास वॉइस क्लियर आ रही है। नितिन बहुत बढ़िया भाई, अनुज ठीक, बहुत बढ़िया, वैभव कह रहे हैं यस सर, वेरी गुड। चलिएगा, जाइएगा नहीं, एक बार क्लास को शेयर करो सभी लोग, एक बार क्लास को शेयर करो, और हम लोग फिर फुल, आपके पास आज हमने कहा
क्लास जो है मैराथन चलेगी, पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा, इसलिए जाइएगा नहीं भाई, ठीक है सभी लोग। चलिएगा क्वेश्चन के बारे में फिर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि जो डाइस होता है वो आपको मैंने सबसे पहले डाइस समझाया कि डाइस 3 तरीके से प्रश्न आते हैं। चलिएगा तो तीन तरीके से पहला हमने बताया था कि पहला बताया था कि सामान्य पासा, दूसरा मानक पासा और तीसरा खुला पासा। कभी भी खुले पासे की विपरीत सतह एक दूसरे के जो लगी हुई सतह होती है, जैसे 3 का लगी हुई 2 सतह, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती हैं। या पासे के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो अपोजिट लेटर कांट बी टुगेदर, कभी भी एक साथ विपरीत अक्षर नहीं आ सकते। देखो क्या होगा, जैसे मैं बात करूं 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बात करते हैं आगे कि यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो भाई देखो 1 का अपोजिट 2 हुआ, 1 का विपरीत 2 हुआ, 3 का विपरीत 5 हुआ और 4 का विपरीत 6 हुआ। ये विपरीत हो गए एक दूसरे के, ये हो गए एक दूसरे के विपरीत। अगर विपरीत हैं तो ये कभी भी पासे में एक साथ दिखाई नहीं देंगे। जिस पासे में एक साथ दिखाई दे जाएं वो पासा कभी भी नहीं बनेगा। जैसे बात करते हैं भैया, इस पासे में आपको 3 और 5 एक साथ दिख गया तो हमारा ये वाला तो पासा नहीं बनेगा, ये ए नंबर पासा ऐसे गलत हो गया। बी नंबर देखिएगा, इसमें 6 और 4 एक साथ दिख गए। मैंने कहा अपोजिट लेटर कांट बी टुगेदर, कभी भी विपरीत अक्षर एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। अगर एक साथ आ जाए उस पासे को भैया तुरंत क्रॉस मार दो, वो पासा कभी भी नहीं बनेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे क्या, 3 और 5 दिखा, जैसे दोनों एक साथ दिखे वो पासा नहीं बनेगा। अब देखो भैया, एक है इसमें, एक है तो 2 नहीं होना चाहिए, एक है क्या 2 दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, तो बिल्कुल सही है भैया। 3 है तो 5 नहीं, 3 है क्या 5 है, नहीं है, बिल्कुल सही। अगर 4 है तो 6 नहीं होना चाहिए और 6 हो तो 4 नहीं होना चाहिए, 4 है तो 6 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी टिक किया था बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। भैया सभी लोग आंसर करो, सबसे खतरनाक प्रश्न, सबसे खतरनाक प्रश्न, एक बार सभी लोग आंसर कर दें। मैं इसको जूम करके बड़ा प्रश्न करता हूं और सभी लोग हमें इस प्रश्न का आंसर करो। ये भैया सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये आपका एक पैटर्न चल रहा है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। एक बार हाँ जल्दी जल्दी सभी लोग एक बार शेयर करो क्लास को। मुकेश कह रहे हैं डी, वेरी गुड, डी कह रहे हो, अच्छा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलो इस ऑप्शन का डी, मोहम्मद रफी यानी कि अनवर, अनवर जी एक बार क्लास को शेयर करो, क्लास को शेयर करो, सभी पूरा बच्चों को जोड़ो एक बार। हमने कहा था कि एक बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 51 पे 41 हो, इस प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा 51 पे। एक बार सभी लोग शेयर करो, एक बार सभी लोग शेयर करो। ये कौन, अच्छा चलिएगा भैया, क्या करें भैया, बहुत काले हैं यार। चलिएगा इसने सर बोलो एक बार आप लोग इस प्रश्न का आंसर लिखा, सभी कमीजें पतलूने हैं, कुछ मोजे जूते हैं और सभी जूते कमीजें हैं। ये इसका स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन आपके सामने लिखे हैं। एक बार मैं और जूम कर देता हूं, आप साफ साफ क्वेश्चन को देख लीजिएगा और हमें बिल्कुल इसका सही आंसर करके बताओ। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर चाहिए। इस प्रश्न का लो पूरी स्लाइड में लगा दिया प्रश्न, आप हमें इस प्रश्न का सही आंसर बताओ जल्दी से। और इस प्रश्न का सॉल्यूशन जो मैंने कहा एक बार, अच्छा साफ नहीं दिख रहा भैया, थोड़ा आप देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। देखिएगा पहले स्टेटमेंट, कॉपी पेन उठाओ सभी लोग, बनाओ डायग्राम। सभी कमीजें पतलूने हैं, कुछ मोजे जूते हैं, सभी जूते कमीजें हैं। ये तो आपका फुल स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद निष्कर्ष, मोजे कमीचे हैं, पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा, कुछ मोजे पतलूने हैं। तीसरा क्या कह रहा, सभी जूते पतलूने हैं। चौथा कह रहा है सभी जूते मोजे हैं। इन चारों में से आपको बताना भैया, चारों में से कौन सा आपका आंसर होगा। एक बार कमेंट करके जल्दी आंसर बता दीजिएगा। काफी लोग डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिएगा एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझे।
क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं सभी लोग, यहाँ देखिएगा। कह रहा सभी कमीजें, देखो इसकी जो कथन स्टेटमेंट की जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं वो 4 तरीके से स्टेटमेंट देता है। आपको मैं जल्दी इसी ऑनलाइन चैनल पर आपको मैं जल्दी स्टेटमेंट और कंक्लूजन, स्टेटमेंट से जो भी 4 चैप्टर होते हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, दूसरा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ये जो चैप्टर हैं इनके बारे में हम लोग फुली चर्चा करने वाले हैं जल्दी। चलिएगा फिलहाल आज समझिएगा एक प्रश्न, कह रहा सभी कमीजें पतलूने हैं।